नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं भौतिक विभाजन के ऊपर और उसमें से हमने 2 भौतिक विभाजन देख लिए। आज तीसरा भौतिक विभाजन लिखेंगे और उसका नाम रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो, पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो पढ़ते हैं, तो इसमें देखो मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ? नदियों के द्वारा जो मिट्टी एकत्रित की गई, उससे मैदानों का निर्माण हुआ। और उसमें चाहे जलोढ़ मिट्टी की बात हो, चाहे जलोढ़ का ही पार्ट होते हैं खादर और बांगर, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत देख लेंगे। खादर क्या किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, कौन कौन सी नदियों के द्वारा ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र को बनाया गया है, तो उन नदियों के बारे में भी देखेंगे। मुख्य रूप से देखो, बनास नदी का नाम रहेगा, एक तो एक माही नदी का नाम आएगा, और एक चंबल नदी का नाम आएगा, और एक बाणगंगा नदी का नाम आएगा। तो एक चार्ट है वो बना देता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आपको एक मैप में दिखा देता हूँ भाई ये कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम जो ये क्षेत्र है ना, ये पूरा येलो येलो दिखाई दे रहा है आपको, इस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो नाम तो इसका क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब चक्कर ये पड़ता है विद्यार्थियों, अगर राजस्थान को हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांटते हैं, तो ये राजस्थान की उत्तरी सीमा, ये दक्षिणी सीमा, और ये पूर्वी धौलपुर है ना पूर्व, और पश्चिम में क्या है? जोधपुर है, सॉरी जैसलमेर है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो पूर्वी मैदान हम सोचते हैं कि इसके आसपास ही होगा। सामान्यतः एक स्टूडेंट क्या सोच लेता है, तो पूर्व दिशा के आसपास होगा। लेकिन देखो ये दक्षिण तक आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे माही नदी इधर से आएगी, यूं बहेगी, तो माही नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसको भी हम किस में शामिल करते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल करते हैं। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता कौन कौन सा क्षेत्र है उसको देख लेते हैं हम। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम मुख्य रूप से 4 नदी तंत्रों में बांटते हैं। कितने में? 4 नदी तंत्रों में बांटते हैं। 4 नदी तंत्र देखो कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो इसमें आता है माही बेसिन, माही नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो आ जाता है, माही बेसिन कहते हैं उसे। और माही बेसिन क्षेत्र को हम 2 भागों में बांट लेंगे। एक तो छपन का मैदान, और एक पढ़ेंगे इसमें कांठल का मैदान। कौन सा? कांठल का मैदानी भाग, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं वो भी देखेंगे आगे। और एक पढ़ेंगे हम इसमें बाणगंगा बेसिन। कौन सी? बाणगंगा बेसिन पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे हम चंबल बेसिन। कौन सा? चंबल बेसिन पढ़ेंगे। और चंबल बेसिन राजस्थान में 2 क्षेत्रों में बहती है। एक पठारी क्षेत्र पे बहती है जिसकी हाइट थोड़ी ऊपर है, और एक मैदानी क्षेत्रों में, यानी उच्च भूमि और निम्न भूमि, क्या बोल सकते हैं उसको? उच्च भूमि और निम्न भूमि। तो यहाँ पे उसको विभाजन करना यहाँ जरूरी नहीं है, केवल जब हम चंबल रिवर के बारे में पढ़ेंगे उस समय जब इसका विभाजन कर लेंगे कि कौन से पठारी क्षेत्रों में बहती है और कौन से निम्न जो क्षेत्रों में बहती है। और एक पढ़ेंगे बनास बेसिन के बारे में। किसके बारे में? बनास बेसिन। और बनास बेसिन को हम 2 भागों में बांटेंगे। आपको पता है बनास का उद्गम राजसमंद से होता है, कमनौर की पहाड़ियों से होता है। तो वो एक प्रकार से अरावली क्षेत्र में ही है, तो उसको 2 भागों में बांट सकते हैं बनास बेसिन को। दक्षिणी मैदान और उत्तरी मैदान, कितने हैं? 2 भागों में। दक्षिणी भाग
भाग लिख देता हूँ, और भाग त्रिभाग। जो बनास नदी का बनास नदी का दक्षिण भाग है, इसको मेवाड़ का मैदान भी कहते हैं। इसको मेवाड़ा मैदान भी कहते हैं। और जो उत्तरी भाग है इसको मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। और जो मेवाड़ का मैदान है इसको भी हमने दो भागों में बांटा था, स्टार्टिंग बताया था मैंने। कौन से दो भाग है बताओ? पिडमांट, पिडमांट मैदान और मालखेराड़, मालखेराड़ मैदान, दो बांट के पढ़ते हैं इसको। तो सभी विद्यार्थी एक काम करें, इसको इस चार्ट को बना ले आप। ठीक है, इसको बना लो पहले, इसको पढ़ना है, मतलब इसमें यही पढ़ना है सब कुछ, ये मान लो। और ये कंप्लीट अगर आप पढ़ लेते हैं तो जैसे आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो, जल्दी लिख लो, फटाफट उतारो। माई बेसिन को दो भागों में बांटते हैं, छप्पन का मैदान और काटल का मैदान में। बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बेसिन। मुख्य रूप से 4 नदियों के बारे में पढ़ेंगे इसमें, लिख लें आप। थोड़ा जल्दी बनाया करो चार्ट, धीरे धीरे बनाते हो आप लोग। फुटरो बनाओ। लिख लो आप। बना लिया? बना लो, क्या 4 नाम लिखने, दो दो इनके पार्ट करने, और क्या है? हटू। पूर्वी मैदानी प्रदेश, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? अब नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? तो कोने में रख देता हूँ इसको लेकर। हेडिंग डालो, पूर्वी मैदान का विस्तार। दोनों पार्ट तो अपने कंप्लीट हो गए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और अरावली वाला। याद हो गए सारे फैक्ट जो भी लिखाए थे आपको? पढ़ा करो विद्यार्थियों। आज कोशिश करेंगे इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश को कंप्लीट करने की। आज अगर ये हो जाएगा तो कल दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र बचेगा, उसको कल करा देंगे। कल इससे पीछा छूट जाएगा आपका। बस फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना है, ये जो नोट्स बनवा दिए इनको ढंग से बार बार रिवीजन करते रहो आप। अन्य स्रोत पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्य स्रोत आप पढ़ते भी है तो इनमें ऐड कर ले, अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाते हैं तो आपको, वैसे तो नहीं मिलेंगे हैं। हेडिंग क्या लिखनी है? हेडिंग तो लिख लिया ना हमने, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब उसमें हम पढ़ेंगे इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है,
क्या पढ़ेंगे हम? का विस्तार पढ़ेंगे। तो इसका विस्तार ही तो है ये सब, माई बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन। लेकिन इसमें हम जिले भी देख लेंगे कि जिले कौन कौन से आते हैं इसमें, है ना। तो लिखिएगा, अगर इसकी हम लोकेशन देखते हैं विद्यार्थियों, तो इसकी लोकेशन देखते हैं तो इधर देखो, पश्चिम की तरफ क्या है? अरावली पर्वतमाला। पश्चिम की तरफ क्या है बताइए, है कि नहीं? तो इसके येलो येलो दिख रहा है ना, ये है मैदान, जो हम पूरी मैदान पढ़ रहे हैं ना, ये वाला ये है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके इधर की तरफ देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, और अगर इधर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो क्या आ जाती? अरावली। इनके बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। कहते हैं नहीं इसी को? तो लिखो इसके बारे में, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में विस्तार, पॉइंट डालो छोटा सा, विस्तार। और अरावली पर्वत, इसमें विस्तार में लिखो, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में, अगर यहां से देखेंगे ये अरावली पर्वतमाला पूरी, इसके कौन सी दिशा में है ये? अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में, तथा हाडोती पठार के पश्चिम में, ये हाडोती पठार है पूरा, या फिर देखो मुख्य रूप से तो हाडोती क्षेत्र इसको ही माना जाता है, लेकिन ये आगे तक इसका विस्तार है, स्वयं मधुपुर आगे तक भी है ना। तो ऐसे लिखो, तथा हाडोती के पठार के उत्तर पश्चिम में, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, उत्तर पश्चिम में स्थित मैदानी भूभाग को मैदानी भूभाग को क्या कहते हैं बताओ? पूर्वी मैदानी कहा जाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। अब देखो, इस मैदान में कौन सी मिट्टी एकत्रित की गई है? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। तो लिखिएगा, इस पूर्वी मैदानी भूभाग में, इस पूर्वी मैदानी भूभाग में नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं पूर्वी मैदानों का निर्माण किससे हुआ है? नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा के कारण। समझ जाओगे ना। जैसे बाणगंगा बेसिन, मतलब ये जलोढ़ मृदा लाने का काम किसने किया? बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। अब देखो विद्यार्थियों, चंबल नदी उच्च उच्च भूमि पे भी बहती है, उच्च भूमि पर भी अपना जल प्रवाहित करती है, और निम्न भूमि पे भी करती है। किस पे करती है? निम्न भूमि पर भी करती है। आपको पता है इस पे चूलिया जलप्रपात है। क्यों चूलिया जलप्रपात? क्योंकि कहीं न कहीं हाइट से तो गिरती ही है। अब ये जो मैदानों का निर्माण करेगी चंबल, वो कौन से क्षेत्र में करेगी? निम्न भूमि में। कहाँ पे करेगी? निम्न भूमि में। और माही, देखो कहाँ से आती है, माही का उद्गम कहाँ से होता है? एम माही नदी एमपी से होता है। एमपी में बहते हुए कहाँ बहती है? राजस्थान में, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास बहती है, और फिर वापस किस तरफ चल जाती है? गुजरात की तरफ चल जाती है। तो माही का मध्य भाग, माही का, भाई इधर से आई इधर चल गई, तो ये माही का मध्य भाग हो गया ना, माही का मध्य भाग। और बनासपुरी और बाणगंगा बेसिन पूरा लिख लो, कभी पूछा जा सकता है इतना डीप भी सवाल।
तो कौन सी नदियों का कौन सा भाग मैदानी भागों का निर्माण करते हैं? तो माही का मध्य भाग पूर्वी मैदान का हिस्सा है, ध्यान रखना। और इसके अलावा चंबल का कौन सा? निम्न भूमि क्षेत्र। और बनास तो पूरी आ गई और बाणगंगा पूरी आ गई। देख लिया? देखो, अगर इस क्षेत्र में हम देखते हैं, येलो येलो जो दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? मतलब हम ये देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो उन जिलों को भी देख लेते हैं हाथों हाथ। अरे तो विस्तारित चल रहा है, विस्तार में जिले आ जाएंगे। लिखिएगा, यह मैदान दीघ, कौमा भरतपुर, कौमा जयपुर का पूर्वी भाग। जयपुर का कौन सा भाग? पूर्वी। पूर्वी जयपुर, दौसा, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर। लिख लिया? भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, लिख लिया? तलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में फैला हुआ है। फैला हुआ है। आपको पता है झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये तो किस में आ जाएंगे? और इसका थोड़ा सा भाग इधर आगे भी जाएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा भाग इधर सवाई माधोपुर, करौली तक जाएगा। देखो ये जा रहा, ये भाग जा रहा, इसमें नहीं दर्शा रखा, इस वाले में दिखा रखा था। थोड़ा सा एक कगार जाता है, आगे तक जा रहा, देख लो एक कगार जा रहा है ना, ये इसी का ही पार्ट है, हाड़ौती के पठार का ही। तो ऐसे पढ़ते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको जब दक्षिणी पठार पढ़ेंगे ना हम तब। देख लिया? तो मुख्य रूप से इन जिलों में क्या है, इसका विस्तार है। लिखोगा, इन मैदानों की जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। मतलब पूरी मैदान पढ़ते हैं ना हम, इसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ये दो प्रकार की होती है। एक का नाम बांगड़ या बांगर, कैसी? बांगर। और एक का नाम खादर। देखो, दोनों ही नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियां है, लेकिन ये तो नदी द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी मिट्टी है, और ये अभी अभी नवीनतम मिट्टी होती है। तो बांगर के बारे में लिखो, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है ना। लिखो, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं। तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अब तो मिक्स में फैक्ट लिखाने पड़ेंगे ना, तो भाई यहाँ की क्या विशेषता है वगैरह जो भी है, सारी चीजें लिखानी पड़ेगी पूरी मैदान की। तो आपने जिले वगैरह देख लिए सारे। तो ऐसा नहीं है कि केवल धौलपुर या भरतपुर इसके आसपास ही ये मैदान हो, ये दक्षिणी राजस्थान में भी फैला हुआ है। दक्षिण राजस्थान में भी इसका हिस्सा है, ध्यान रखना।
शायद देखो यहाँ पे ये निकलती यहाँ से, माही नदी इधर से आती, डूंगरपुर बांसवाड़ा इधर बहती हुई चल जाती है, ध्यान रखना। रहते हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। लिखो। अब देखो पूर्वी मैदान में नदियां बहुत सारी बहती है, नदियों के द्वारा सिंचाई होती है, नहरें वगैरह बांध वगैरह बना बनू के सिंचाई हो जाती है इधर, तो पानी की सही व्यवस्था है, तो कृषि भी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है उसका अपर्दन सबसे ज्यादा किसकी वजह से होगा बताओ? नदियों के द्वारा होगा, जल के द्वारा, जलीय अपर्दन होता है। वहीं अगर यहाँ पे देखे इस क्षेत्र में अपर्दन किसकी वजह से होता है मिट्टी का? वायु के द्वारा अपर्दन होगा, जैसी बात है। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर, पूर्वी मैदानी प्रदेशों में या पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जलीय अपर्दन देखने को मिलता है। जलीय अपर्दन देखने को मिलता है। राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश है, चाहे उत्तर पश्चिम मरुस्थल हो, चाहे मध्य अरावली हो, चाहे पूर्वी मैदानी हो, चाहे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र हो, इनमें सबसे ज्यादा अगर खेती की संभावना है तो कहां पर है? पूर्वी मैदान में ही है, ध्यान लिखिएगा। यह सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश है। देखो एक दिन मैंने चार्ट बनवाया था आपको, तुलनात्मक दृष्टि से बनवाया था, जनसंख्या को लेकर, क्षेत्रफल को लेकर। कितना क्षेत्रफल है इसका? राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% ही है, और उसमें पॉपुलेशन कितनी रहती है? 39%। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% इस क्षेत्र में निवास करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो 4 भौतिक प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेशों का ही है, लिखिएगा। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। और आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं, यहाँ की जनसंख्या लिख सकते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल लिख लो। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 23%। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ निवास करता है? तो जनसंख्या में आप लिख सकते हैं 39%। कितना लिख सकते हो? 39%। लिख लिया? इसको खाद्यान्नों का कटोरा भी कहते हैं। इस भौतिक प्रदेश को क्या कहते हैं? देखो, इस भौतिक प्रदेश को इस भौतिक प्रदेश को खाद्यान्नों का कटोरा भी कहते हैं। खाद्यान्नों का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक प्रदेश में सिंचाई
और पेयजल की अनुकूलित सुविधा है। क्या है? अनुकूलित सुविधा है, मतलब यहाँ पेयजल भी आराम से मिल जाता है और सिंचाई की व्यवस्था भी बढ़िया है, तो खेती बढ़िया होगी कि नहीं होगी बताओ यहाँ पर। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? खाद्यान्नों का कटोरा भी कहते हैं। बात की है। अब देखो मेरी बात सुनना, मैंने आपको अलग अलग इनके युग बताए थे। उत्तर पश्चिम मरुस्थल कौन से युग में, इसके अलावा पूर्वी मैदान का बताया था, अरावली का बताया था, और दक्षिण पूर्वी पठार का बताया था। तो इसका कौन से युग में इसका इसकी उत्पत्ति हुई थी बताओ? हाँ, हैं? पैलियोजोइक में हुई थी, लिखिएगा। और युग बोले तो, काल बोले तो नियोजोइक लिखाया था। एक बार चेक करो देखा क्या लिखाया था वहां पे। हाँ तो फिर लिखिएगा, इस मैदान का निर्माण, इस पूर्वी मैदान का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ था और नदियों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था इसका? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ था। लिखिएगा, इस प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। क्लियर? लिखो, इसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में, कुछ लोग 3 में बांटते हैं, कुछ 4 में बांटते हैं ना, कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग भागों में बांटा है, तो आप 4 लिख लो। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, और 4 भाग मैंने ऑलरेडी लिखा दिया आपको। बताओ कौन कौन सा? माई बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। कई लोग है ना इसको बनास को और बाणगंगा को एक कर देते हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 200 से 500 मीटर। लिखिएगा, इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर है। आपसे पूछा जाए, ये भौतिक प्रदेश कितने संभागों में फैला हुआ है? ये भौतिक प्रदेश कितने संभागों में फैला हुआ है? ये रहा ना मैप, यही तो है। इससे ज्यादा तो क्या लोगे आप? हैं? 4 कौन कौन से? हाँ, कोटा, कोटा में 4 आते हैं, बूंदी, कोटा, झाला, बालावाड़। चारों का नाम नहीं लिखा है मैंने इसमें कहीं भी आपको। हाँ, 3 हो गए। जयपुर खुद हो गया ना। तो लिखिएगा, यह भौतिक प्रदेश 4 संभागों में फैला हुआ है। कितने संभागों में फैला हुआ है? अब यहां तो तुम्हारे सामने मैप है, एग्जाम में क्या करोगे? हैं? एग्जाम में क्या करोगे बताओ? स्कूल में लगा हुआ होगा मैप, यूं नहीं लगाते, हटा देते हैं आजकल। गड़बड़ कर दिया है। नहीं, पहले तो हो जाता था ऐसे जुगाड़ स्कूलों में, मैप जैसे कोई पेंट किया हुआ रहता है, आजकल तो किया होगा तो भी पर्दा लगा देंगे उसके ऊपर, रख देंगे उसको। और पहले मैंने बताया ना आपको, एक बार एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था, आधार कार्ड की संख्या कितनी होती है, और उस एग्जाम में ये लिखा हुआ था आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। भाई आपको जैसे बाहर एंट्री देंगे तो क्या चेक करते हैं? आधार कार्ड ही चेक करते हैं आपका। ठीक है, और उसको एक मेरा स्टूडेंट था, वो गलत और करके आया था उस क्वेश्चन को, मैंने आके उसको कहा तेरे को शर्म नहीं आई?
इस क्वेश्चन को गलत करके आ गया कम से कम अपनी जेब में से वो निकालता आधार कार्ड, उसमें देख लेता कितने अंक लिखे हुए हैं। 12 होते हैं, 4 4 के जोड़े से 3 होते हैं वो। हाँ, तो ऐसे साइकोलॉजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये कांस्टेबल भर्ती में आया था एक बार। हाँ, कांस्टेबल की भर्ती में आया था ये, शायद मुझे भर्ती का तो याद नहीं है, शायद 19-20 की भर्ती में आया था ये क्वेश्चन। अब क्या करूं तो मैं, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कैसे समझा के भेजता उसको, करके आ गया वो तो गलत। और एक दूसरा तेरे तेरा होशियार था, तो उसने कहा सर मुझे तो नहीं आता था कितने होते हैं, लेकिन मैंने तो दिमाग लगा लिया और किसी को कहा और नहीं, ये देख लो मैं खुद ही राइट करके आ गया उसमें। हैं? 4 4 के हो गए ना 3। आधार कार्ड है क्या? मेरे पास तो नहीं है अभी आधार कार्ड। आधार कार्ड होगा किसी के पास, चेक कर लेना उसमें। अरे कन्फर्म ही है, 4 4 के 3 जोड़े होते हैं, 12 होते हैं, अंक फिक्स है, 12 होते हैं ये तो। चलो अभी तो लिख लो, कितने संभाग है? 4 संभाग है, 4 संभागों में फैला हुआ, 4 संभागों के नाम लिख लो विद्यार्थियों। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, और उदयपुर संभाग। ना ना, जिला तो लिखा दिया ना, अभी क्या लिखा है इस पे लिख। लिख लिया। यहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु, CWG। जलवायु लिख लो, जलवायु, आर्द्र जलवायु कैसी? और CWG लिख सकते हो आप। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो अवशेष पाया जाता है, मतलब किसका अवशेष है ये? जैसे गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का मैदान, गोंडवाना लैंड के हैं। ये कंडीशन है, देख लो आप लोग। अरावली और जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ना, ये दोनों गोंडवाना लैंड के हैं। और पूर्वी मैदान और थार का जो मरुस्थल है, या जिसे हम उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ते हैं, ये वाला है तैतीस सागर का, तो ये भी तैतीस सागर का अवशेष है। पढ़ते नहीं हो ना, चक्रीय पढ़ता है ना। तैतीस सागर का अवशेष, तैतीस सागर का अवशेष है। देख लिया। यहाँ की वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। कैसी? अर्ध शुष्क पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। अर्ध शुष्क वनस्पति मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दी थी क्या? देख लिया। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? अच्छा, देखो 50 से तो ज्यादा होगी, 50 से तो ज्यादा होगी है ना? तो क्योंकि यहाँ पे होगी कितनी? अरे वो क्षेत्र की बात अलग है, 50 से 80 सेंटीमीटर कर लो आप तो, औसत वार्षिक वर्षा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, औसत वार्षिक वर्षा। हाँ, प्रमुख मिट्टियाँ लिख लो। जलोढ़, दोमट, कच्चारी, कांपिये, एल्फीसोल्स, एल्फीसोल, एल्फीसोल। जलोढ़, दोमट, कछारी, कांपिये और एल्फीसोल्स।
अरे इन्होंने दिए हैं। प्रमुख फसल लिख लो इस क्षेत्र की। प्रमुख फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, गन्ना, बाजरा। बाजरा भी होता है इस क्षेत्र में ना। दालें भी होती है। हाँ, इस क्षेत्र में मैप दूसरा ले लिया क्या? ये वाला मैप लेते, ये वाला सही है ना। इस क्षेत्र में निम्नलिखित नेशनल पार्क पाए जाते हैं या स्थित है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। लिख लिया? रणथंबोर, कौन सा है? रणथंबोर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ है? सवाई माधोपुर। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ भाई? सवाई माधोपुर। दूसरा लिखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ सुनीता? करौली में नहीं है? क्यों? अच्छा, कल बताया था इसलिए। चलो ठीक है। देखो, प्रमुख नहर लिख लो। प्रमुख नहर, भरतपुर नहर। कौन सी नहर है? भरतपुर नहर। और गुड़गांव नहर। गुड़गांव। देखो ये मैदान दिख रहा है ना, इसमें बहने वाली नदियां अपना जल किधर लेके जाएगी बताओ? ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है, ये ऊंचा भाग है, ध्यान रखना बहुत। ये अरावली पर्वतमाला है, तो ढाल किधर है इसका? अरावली का थोड़ी बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ पूर्वी मैदान पढ़ा रहा हूँ आपको। रियो भी। मैंने तो ये पूछा कौन सी दिशा में ढाल है इसका। लिखिएगा, ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर है। देखो, ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। देखो, गंगा और यमुना के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तो ये राजस्थान का जो पूरी मैदान है ना, यह आगे जाके गंगा यमुना दोआब का हिस्सा बन जाता है। तो लिखिएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर भारत की जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें तो ये गंगा दोआब का ही हिस्सा है एक प्रकार से। किसका है? लिखिएगा,
पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश आगे चलकर गंगा यमुना दोआब में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? गंगा यमुना दोआब में मिल जाता है। गंगा और यमुना के बीच में जो मैदान बनता है उसको क्या बोलते हैं? गंगा यमुना दोआब कहते हैं। ध्यान रखना, दोआब। तो आब का मतलब क्या होता है? पानी। दो का मतलब दो संख्या है, दो पानी या दो जल राशि के बीच में जो स्थलखंड होता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं। पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 नदियों के, क्योंकि उस क्षेत्र में 5 नदियां बहती है और 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं विद्यार्थियों। लिख लिया? अब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? चंबल बेसिन, माही बेसिन और सबसे पहले आप लिख सकते हैं माही बेसिन या माही का मैदान। क्या लिख सकते हैं? माही बेसिन या माही का मैदान। और ये सारी बातें पूर्वी मैदान की हो जाएगी अपना आप ही, है ना। इन चारों में जो भी फैक्ट लिखेंगे ना हम, वो सारे फैक्ट होते हैं किस में चले जाएंगे? पूर्वी मैदान में चले जाएंगे। और वैसे तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, घनत्व, ढाल वाल इनको लेकर ही क्वेश्चन बनते हैं, इतना ज्यादा डीप बनते नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। माही का मैदान और मैदान बोलो बेसाइन बोलो, बात एक ही। माही नदी के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है या उसके जो बैसिन क्षेत्र है उसी को क्या कहते हैं? माही मैदान, माही का मैदान कहते हैं। लिखो इसके बारे में आप। माही नदी के द्वारा, माही नदी के द्वारा निर्मित मैदान को ही माही नदी के द्वारा, कौन सी नदी? माही नदी के द्वारा निर्मित मैदान को ही माही का मैदान कहते हैं, या फिर इसको माही बेसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माही का मैदान या माही बेसिन कहते हैं। अब देखो, इस बेसिन से तात्पर्य यह है कि जैसे कोई नदी बह रही है ना। अब नदी बह रही है तो केवल एक ही नदी नहीं बहती है, उसकी कई सहायक नदियां भी बहती है ना। कोई इधर से आके मिल रही, कोई इधर से आके मिल रही, कोई इधर से आके मिल रही। तो इन सभी का जो नदी तंत्र है वही पूरा इसका अपवा तंत्र होता है, और इनके द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाएगा उसको माही का मैदान बोलेंगे। तो इसमें इसकी सहायक नदियों का भी रोल है। तो लिखिएगा, माही बेसिन का विस्तार, माही बे, अ, बेसिन या माही के मैदान का विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और दक्षिणी उदयपुर है। कौन सा है? माही नदी नहीं बहती वहां पर, लेकिन उनकी सहायक नदियां तो बहती हैं। माही नदी का विस्तार या माही नदी के मैदान का विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर का दक्षिणी भाग, ये सब माही बेसिन में आएगा, ये वाला क्षेत्र। क्योंकि माही नदी तो हालांकि डूंगरपुर यहाँ से इधर चल जाएगी, लेकिन दूसरी इसकी सहायक नदियां तो इधर से आके मिल रही है ना। जैसे प्रतापगढ़ की तरफ से आ रही जाखम नदी, सोम आ रही कहां से? सलूम्बर होती हुई आ रही। देख लिया? अब इस माही बेसिन क्षेत्र में ना लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है। देखिएगा, इस माही बेसिन क्षेत्र में लाल मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है।
लिख लिया? अब मेरी बात सुनना विद्यार्थी, मैंने कहा भाई इस क्षेत्र में इसका विस्तार है। आपको मैंने सामान्यतः पूर्वी मैदान का ढाल कैसे बताया था? पश्चिम से पूर्व की ओर बताया, लेकिन माही नदी आपको पता है इधर से आती है और इधर जाती है, तो यहाँ पर जो बह रही है वो किस दिशा में बह रही है? उल्टी। यहाँ तो नदी उल्टी बहने लगी। यहाँ तो पहले आपको पूर्वी मैदान का जो ढाल बताया मैंने पश्चिम से पूर्व बता दिया, यहाँ पूर्व से पश्चिम बह रही है। हालांकि पहले तो दक्षिण से आ रही है, पहले तो किधर से आ रही है? दक्षिण से आ रही है। जैसे माही नदी इधर से आएगी, दक्षिण की तरफ से आई, पश्चिम में बही और वापस दक्षिण में चली गई, आई ना? तो इसमें थोड़ा सा जो इसका ढाल आया वो किधर आया बताओ? पश्चिम की तरफ आया कि नहीं आया? तो इस मैदान का ढाल हम क्या कह सकते हैं? पश्चिम की, पूर्व से पश्चिम की ओर है। हालांकि पूर्वी मैदान का हिस्सा ही ये भी। देखिएगा, इस क्षेत्र का ढाल कौन से क्षेत्र का? माही बेसिन का या फिर माही मैदान का ना? इस क्षेत्र का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। पूर्व से पश्चिम की ओर है। एक मैप और था ना, वो दिख ही नहीं रहा। ये वाला ले लेते हैं ना। ये ले लेते हैं। ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है वैसे तो आपको ना पूरा? ये पूरा क्या है? माही बेसिन है। ये माही का मैदान दिखा भी रखा है इसमें, मिडिल माही प्लेन। लिखिएगा, इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है। कितनी इसकी? 200 से 400 मीटर है। देखो, आपको पता है माही नदी पर एक बांध बना रखा है, माही बजाज सागर बांध। तो इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर ही, ध्यान रखना। जमनालाल बजाज के नाम पर उस डैम का नाम रखा गया है। लिखिएगा, माही बेसिन क्षेत्र में, माही बेसिन क्षेत्र में, माही का मैदान भी कह सकते हैं ना इसको। माही बेसिन क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल का प्रमुख स्रोत, का प्रमुख स्रोत माही बजाज सागर बांध है। कौन सा है? माही बजाज सागर है। कौन सा है? माही बजाज सागर है। देखो, इस बेसिन क्षेत्र में, माही बेसिन क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति निवास करती है। कौन सी? भील। भील जनजाति निवास करती है। देखो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। और शेखावटी के आसपास का क्षेत्र है वांगड़, वो क्या कहलाता है? और फिर अगर बोलो तो इसको बांगड़ कह दो, और इसको क्या कह दो? ये वागड़ है, या फिर वागड़ कह सकते हो आप, है ना? क्या कह सकते हो? मतलब इस पे आपको वो नहीं लगाना, अनुस्वार नहीं लगाना, बिंदु नहीं लगानी, कहने का मतलब ये है। और
भीलों के द्वारा एक बोली बोली जाती है, उसको बोलते हैं वागड़ी, क्योंकि वागड़ी बोली कौन बोलते हैं? भील। तो लिखिएगा, क्या लिखा आप लोगों ने? भील जनजाति निवास करती है। देखो, भील जनजाति के द्वारा वागड़ी बोली जाती है, वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी। इसीलिए इस क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़। बताओ इस क्षेत्र को वागड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वागड़ी भाषा बोली है, वो बहुत ज्यादा बोली जाती है, और वो बोलने वाले कौन है? भील है। क्योंकि इस क्षेत्र में कौन निवास करते हैं मुख्य रूप से? भील निवास करते हैं, इसलिए। जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन इस वागड़ी बोली को नाम दिया भीली बोली। क्या नाम दिया? भीली बोली। देखो, जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन ने, नोट डाल सकते हो आप इसको, नोट। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस वागड़ी बोली को ही भीली बोली की संज्ञा दी। कौन सी संज्ञा दी? भीली बोली की संज्ञा दी। भीली बोली की संज्ञा दी। अब देखो, ये भील जनजाति के लोग जो रहते हैं, इस क्षेत्र को हम छप्पन का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान भी कहते हैं। लिखिएगा, इस क्षेत्र को छप्पन का मैदान क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान या भाटी मैदान भी कहते हैं। छप्पन मैदान का नया नाम क्या है? भाटी का मैदान। और भाटी का मैदान हो, छप्पन का मैदान हो, ये सब माही मैदान के हिस्से हैं। देख लिया? अब देखो, छप्पन का मैदान कहाँ है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास। कहाँ है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास। लेकिन छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा में, और बालोतरा जिला नहीं बना था उससे पहले, बाड़मेर में थी। ध्यान लिखा दिया था कि वहाँ फैक्ट मैंने आपको लिखाया था, लिख लो। इस बेसिन क्षेत्र में देखो, छप्पन का मैदान तो पाया जाता है ना, और क्या पाया जाता है? कांठल का मैदान भी पाया जाता है। इस बेसिन क्षेत्र में कांठल का मैदान भी स्थित है। कौन सा? कांठल का मैदान भी। और कांठल का मैदान मुख्य रूप से अगर एक ही जिला पूछा जाए तो प्रतापगढ़। कहां पर है? प्रतापगढ़। और छप्पन का मैदान पूछा जाए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का हिस्सा। छप्पन का मैदान का हिस्सा कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। चलो एक काम करो ना, आप अलग अलग ही लिख लो दोनों ही, हेडिंग डालो छप्पन का मैदान, दोनों के बारे में लिखाई देता हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं माई बेसिन पढ़ा रहा हूँ। जो चार्ट बनवाया था ना आपको, मेरी बात सुन लीजिए, जो चार्ट बनवाया था ना, उस चार्ट को आपको फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान डाल लें। समझ में तो आ गया ना हम छप्पन का मैदान क्यों पढ़ रहे हैं माई बेसिन में? क्योंकि माई बेसिन का हिस्सा है। कौन कौन से दो मैदान? दूसरा नाम बताया अभी आपको मैंने इसका, लिखिएगा। इसका विस्तार डूंगरपुर बांसवाड़ा
में है। देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में 56, कितने, 56 नदियां, नाले बोल दो, नदी नाले, छोटी छोटी नदियां बोल सकते हो, नदी, नालों और गांव का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। तो लिखो 56 नदी नालों एवं गांव के समूह को ही 56 का मैदान कहते हैं। लिख लिया, लिखो 56 के मैदान प्रदेश को ही पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। अब बताओ पुष्प प्रदेश क्यों कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पुष्प, लताएं, वृक्ष अधिक मात्रा में है, इसलिए। क्योंकि इस क्षेत्र में पुष्प, लताएं, बेल होती ना, एवं वन अधिक मात्रा में होने के कारण क्या कहते हैं इसको, पुष्प प्रदेश भी कहते हैं। पुष्प प्रदेश बोलो या 56 प्रदेश बोलो, 56 का मैदान बोलो, ये किसका हिस्सा है, सब माही बेसिन का। और माही बेसिन खुद किसका हिस्सा है, पूर्वी मैदान का हिस्सा है। 56 के मैदानी क्षेत्र में एक वृक्ष पाया जाता है मुख्य रूप से, और उस वृक्ष का नाम है महुआ। कौन सा है, महुआ। और महुआ से एक शराब बनती है जिसका नाम है मोगड़ी, कच्ची शराब। कच्ची शराब बनाते हैं ना, वो मोगड़ी बनाते हैं, लिखिएगा। हाँ, महुआ से पौवा बनता है, लिखिए। 56 के मैदानी क्षेत्र में महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं। लिख लिया। और महुआ से क्या बनती है, कच्ची शराब बनती है। और वैसे उसको मोगड़ी कहते हैं, लिख लेना, लिखो। क्या कहलाती है वो, मोगड़ी। आपसे पूछा है मोगड़ी क्या है, मोगड़ी एक कच्ची शराब है। किससे बनती है, महुआ के वृक्ष से नहीं बनती, इसके शायद फूल या बीजों से, कुछ ऐसे बीजों से बनती है शायद, खाल से बनती होगी, मेरे तो देखा नहीं किससे बनती, देखेंगे जब प्रॉपर इसके बारे में पढ़ेंगे, जब वनस्पति वगैरह पढ़ेंगे ना उस समय देख लेंगे। शायद बीज से या फूल से बनती है, कुछ ऐसा है। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं ना आसपास के, वो लोग बनाते हैं, पीते हैं, खुद खुद ही बना लेते हैं अपनी अपनी, या एक परिवार में जैसे एक जना बना लेता है तो सारे पी लेते हैं शाम को बैठ के आराम से। अलग अलग नहीं बनाते, मतलब बना के पीते हैं आराम से। तो एक्चुअली में क्या, जैसे आजकल इनमें केमिकल वगैरह मिलाने लग गए लोग, तो इन लोगों को पता नहीं रहता कितनी मात्रा में क्या मिलाना है, ये तो मिला देते हैं, तो उससे क्या फिर डेथ ज़्यादा होने लग जाती है। आपने देखा होगा पहले एक बार मैटर उठा था, ब्यावर में भी कच्ची शराब बहुत ज़्यादा बनती है, तो लोग देसी पीते हैं, और कई लोग देसी पीते हैं, और ये खतर, जैसे सामान्यतः जो दारूडे होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो देश अंग्रेजी वगैरह जो पीते, ब्रांडेड पीते हैं, कुछ कैसे पीते हैं, और जिनको नशा ही करना होता है ना, वो पीते खटिया, मतलब खटिया से मतलब हाँ, ये जो प्लास्टिक वाला और कांच वाला और पौवे आते हैं ना, ऐसे। हालांकि विद्यार्थी, मादक पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। ये तो होगी एड वाली बात। ठीक है, लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, गलती से हो सकता है लाभदायक बोल दिया हो। चलो हटाओ, वैसे देखो इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, 56 के मैदान में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, महुआ, जिससे एक कच्ची शराब बनती है जिसका नाम क्या है, मोगड़ी है, ध्यान। तो मैंने तो क्या उस क्षेत्र में ट्रेनिंग की ना, इसलिए मुझे पता है। और कई पुलिस वाले भी पीते हैं, आपको पता है, पुलिस वालों को कहाँ ठेके पे जाने का टाइम है, तो कोई आसपास उसके जैसे ट्रेनिंग सेंटर की दीवार थी, उसके आसपास लोग बाग घूमते हैं, यार लाने यार मैं थोड़ा सा, ये ढूंढ लेते हैं सब अपना आप।
जो दारू पीने वाला व्यक्ति है अगर अनजान गांव में भी जाएगा ना तो ठेका जरूर ढूंढ लेगा कहाँ ठेका है। हाँ, और जैसे कोई मिराज खाने वाला है ना, अगर उसके पास मिराज नहीं है और बस में ट्रेन में कोई भी खा रहा है तो वो यूं इशारा करेगा, अपना आप दे देगा उसको चुटकी भर के वो। हाँ, भाईचारा खतरनाक रहता है इनका। स्टाफ का आदमी रहता है। चलो, ये महुआ है ना, इसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। वहीं आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ को कहा जाता है। देखिएगा, महुआ को रेखांकित कर लो। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। लिख लिया? नोट। जबकि राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। लिख लिया? आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को। लिखो, आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहते हैं। और महुआ से जो देसी शराब बनती है उसको क्या बोलते हैं भाई? मोगड़ी। कई जगह मावड़ी भी मिलता है। क्या बोलते हैं? मावड़ी। गांव वाले तो मोगड़ी कहते हैं, शहर वाले क्या कहते हैं तो उसे? मावड़ी। और ये महुआ के पुष्प से बनती है शायद, है ना? देख लेना, एक बार चेक कर लें। परमानेंट वालों कर दूं? लिख लिया भाई? क्या लिखा है? आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? हाँ, तो यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है? महुआ। और महुआ वृक्ष के ऊपर एक गिलहरी पाई जाती है जो उड़ती है, उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। तो लिखो, इस महुआ वृक्ष के ऊपर उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। तो उड़न गिलहरी कौन से वृक्ष पर निवास करती है? महुआ। और उड़न गिलहरी के लिए एक अभ्यारण्य फेमस है जिसका नाम सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य है, जो कि प्रतापगढ़ में है। एक एक नोट और डाल दो। उड़न गिलहरी के लिए ही सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, और ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। मुख्य रूप से कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। तो ऐसा थोड़ी महुआ के पेड़ केवल बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में मिलेंगे, प्रतापगढ़ तक नहीं मिलेंगे, उधर भी तो मिलेंगे भाई, वो तो जंगल है वो तो पूरा। देख लिया? अब माही के मैदान में एक उप मैदान और पढ़ते हैं हम। एक तो पढ़ लिया हमने छप्पन का बेसिन, और एक कौन सा पढ़ते हैं? कांठल का मैदान। तो पॉइंट डालो, तो दूसरा लिखो आप, कांठल का मैदान। कौन सा? कांठल का मैदान। का मैदान? कांठल का
मैदान, और कांठल के मैदान के ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।